और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की के विषुवतीय तल पर स्थित बिंदुओं के लिए वैद्युत क्षेत्र। हमारा जो पिछला टॉपिक था वो था वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की हमने परिभाषा दी थी, जब समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। ये जब अल्प दूरी कहते हैं कि दोनों आवेश क्या हो, शक्तिशाली हो और परिमाण में बराबर हो लेकिन विपरीत हो, लेकिन एक दूसरे से अल्प दूरी पर रहें, तो ये एक हमारा आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और ऐसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की हम दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। पहली होती है अक्षीय स्थिति पर, जिस पर हमने कल डेरिवेशन किया था, और दूसरी होती है विषुवतीय तल या निरक्षीय स्थिति पर। ध्यान रखिएगा, इसको एक और शब्द से बोलते हैं जिसे हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति। तो इन दोनों में से किसी भी शब्द से आपकी एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए जो विषुवतीय तल है वही निरक्षीय स्थिति है। तो उस पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो किस प्रकार से डेरिवेशन होगा, काफी आसान है। सबसे पहले एक बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ये हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। इस तरीके से एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना कर ली। और यह हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव के हम कह सकते हैं इस वाले सिरे पर जो आवेश स्थित है वो मान लेते हैं प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इस वाले सिरे पर इतने ही परिमाण का यानी कि क्यू परिमाण का माइनस क्यू आवेश स्थित है। आप ऐसा कह सकते हैं। अब इस डेरिवेशन को करने के प्यारे बच्चों अलग अलग मतलब बेसिक मेथड तो वही है, लेकिन नामकरण आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है। जैसे हमने पहले लिया था कि इन दोनों आवेशों के जो बीच की जो दूरी होती है उसको 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कल मैंने ये बात बताई थी कि 2a क्यों लेते हैं, a क्यों नहीं ले सकते। इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप देखेंगे कैलकुलेशंस में हमें प्रॉब्लम आती है यदि हम केवल a ले लें, क्योंकि अभी हम इसका मध्य बिंदु ढूंढेंगे, ये वाला मध्य बिंदु होगा, और हम कह सकते हैं यहां से लेके यहां तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, 2a है। इसको 2a लिया है, तो अब यहां से लेके यहां तक की मध्य बिंदु तक की दूरी कितनी हो जाएगी, आप समझ सकते हैं ये हमारी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। यहां से लेके यहां तक की दूरी भी a, यहां से लेके यहां तक की दूरी भी क्या है, a। ये मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु को हम नाम दे देते हैं जिसको हम कह देते हैं ये O बिंदु है। ये मध्य पर स्थित है किसके, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष जो है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है जिसको हम अक्ष कहते हैं, उसके मध्य पर स्थित है बिंदु O। अब जब आप कहते हैं कि सर 2a की जगह a ले लीजिए, मैंने कल भी कहा था आपको कि आप a ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x ले सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यहां पर मान क्या आ जाएगा, यदि से मैं a ले लूंगा तो ये भी a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। और आप देखेंगे डेरिवेशन में जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आई। तो उस चीज से बचने के लिए हम डिस्टेंस को 2a ले लेते हैं, और कोई खास बात नहीं है इसको लेने की। तो ये हमारा क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब इसकी निरक्षीय स्थिति या विषुवतीय तल क्या हुआ, विषुवतीय तल हुआ कि मध्य बिंदु से गुजरने वाला एक तल, यदि उस तल पर कोई भी बिंदु ले लिया जाए और उस पर हम इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे, उसका क्या मान आएगा, यही हमारा आज का क्या है, डेरिवेशन है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना रहे हैं एक तल, तो तल की रचना करते हैं। हमने इस प्रकार से एक तल की रचना ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं। ये हमने एक तल बनाया। सबसे पहले ऐसे एक यहां लाइन खींच दी, और एक हम कह सकते हैं यहां पर लाइन खींच दी, इतनी लाइन खींच दी, यहां से लेके इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया। प्यारे बच्चों, कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो डायग्राम हो बहुत साफ सुथरे बने। यदि वो साफ सुथरे बनेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में। दूसरा, हमने यही इसी को 3D फॉर्म में दर्शाने के लिए इसको ऐसे करके बनाया जा सकता है।
ऐसे बनाया जा सकता है, यहां से लेके इसको मिला दिया और यहां से हमने इसको मिला दिया, तो यह हमारा क्या बन गया, एक 3D बन गया। ये क्या चीज है, ये एक ऐसा पृष्ठ है, जैसे मेरा हाथ है, इस हाथ को मैं Q प्लस Q और माइनस Q के बीच में यदि ऐसे खड़ा कर दूं तो यही वह विषुवतीय तल है जिसके किसी भी बिंदु पर, इसका चाहे यहां पर बिंदु लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, यहां लीजिए, नीचे लीजिए, इसके किसी भी बिंदु पर हम यदि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वो समान आएगी। समान मतलब अलग अलग बिंदु पर समान हो। तो कैसे ज्ञात करेंगे आप समझिए, यह हमारा क्या कहलाता है, यह हमने कहा यह हो गया हमारा विषुवतीय तल, लिख नहीं रहे क्योंकि हमारे को उस जगह की आवश्यकता पड़ेगी बाद में। तो सबसे पहले इतनी चीजें हम ले लेते हैं, हम लिखते हैं माना एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर मध्य बिंदु O है, जिससे एक लंबवत पृष्ठ या आप कह सकते हैं तल, लंबवत तल गुजर रहा है। तो ये जो पृष्ठ है ये इस लाइन में O बिंदु है उससे लंबवत गुजर रहा है, यानी कि ऐसे खड़ा कर दूं यदि मैं तो ये वो पृष्ठ है। तो अब हम पृष्ठ पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं, माना इस तल पर कोई बिंदु, अब बिंदु का आप कोई नाम ले लेते हैं तो हम लिख लेते हैं यहां पर बिंदु का नाम Q, कोई बिंदु Q है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब कोई एक बिंदु ले लें, तो मैं सबसे पहले यहां से एक बिंदु ले लेता हूं और इस वाली लाइन पर ही लेता हूं जिससे थोड़ी सी हमारे को आसानी होगी। तो यह हमने क्या करा, एक बिंदु ले लिया यहां से, ये एक बिंदु ले लिया यहां पर और ये हमारी लाइंस है और इस बिंदु को हमने कोई नाम दे दिया। इस बिंदु को जो नाम दे रहे हैं वो नाम दे रहे हैं हम Q। ये वाला बिंदु का नाम क्या है, Q। इस Q पर हमें क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश स्थित हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो ये दोनों के दोनों आवेश इस बिंदु पर अपने अपने आवेश के कारण, अपने अपने वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। तो यहां पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमें यही ज्ञात करना। तो पीछे के डेरिवेशंस में भी बिल्कुल हमने ऐसा ही करा था, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्लस Q आवेश के कारण Q बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसको निकालने के लिए पहला हम ये मान रहे हैं कि मान लेते हैं O से लेके Q की जो दूरी है वो है R। तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, माना इसी के आगे माना O से Q की दूरी R है, या आप ये भी कह सकते हैं जो Q है वो O बिंदु से R दूरी पर स्थित है, यानी कि ये डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, R ले ली। इसको मैं इस तरीके से निरूपित कर रहा हूं, ये हमारी दूरी कितनी है, R। अब ये प्लस Q आवेश इस O पर वैद्युत क्षेत्र जब लगाएगा तो उसकी दिशा क्या होगी, ये समझिए। उसकी दिशा होगी इस प्लस Q और Q को जो मिलाने वाली रेखा होगी उससे ऊपर की ओर आगे की तरफ होगी। क्यों होगी आगे की तरफ, फिर से मैंने आपको बताया था परीक्षण आवेश का कॉन्सेप्ट काम करना है। आप यहां पर परीक्षण आवेश की कल्पना कीजिए, ये प्लस Q आवेश उस परीक्षण आवेश को क्या करेगा, आगे की ओर धकेलेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यानी कि जिस दिशा में वह बल लगाएगा प्लस Q आवेश को, परीक्षण आवेश को, उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। काफी आसान है, हमने पहले भी यह बात करी थी। तो यहां पर से जो इस लाइन यदि मिलाए इन दोनों की तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकलेगा। तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ करा,
अब कीवर्ड ले लेते हैं कलर, ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले इस प्लस क्यू आवेश से इस आवेश को हमने मिलाया और मिलाते हुए एक रेखा ऐसे खींच दी, ये ऐसे एक रेखा खींच दी प्यारे बच्चों। तो अब इसी रेखा पर ये क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्लस क्यू के कारण। इस क्यू बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस वैद्युत क्षेत्र को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यदि आप इन बिंदुओं के नाम ए तथा बी ले लें तो यह क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। और यदि आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में इन्होंने क्या करा हुआ है, इन बिंदुओं के कोई नाम नहीं लिए, और नाम नहीं लिए तो हम वैद्युत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे ई और यहां पर लगा देंगे प्लस, क्योंकि ये प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, कोई परेशानी नहीं है। इस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, तो लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, इसे हम ई प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला जानते हैं आप, 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, जहां आर क्या होगी, इस बिंदु से लेके इस बिंदु के बीच की दूरी होगी। अब मैं मान रहा हूं कि मान लेते हैं इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया ए, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने बी। तो सबसे पहले ए से लेके क्यू तक की दूरी क्या होगी आपको यह समझना है। तो कैसे निकालेंगे, हम यहां पर यूज कर रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो सबसे पहले ले रहे हैं त्रिभुज, ये हो गया क्यू, ये हो गया ए और ओ से। तो त्रिभुज किससे, ए ओ क्यू से, ए ओ क्यू से, इससे ले रहे हैं। तो यहां पर ये देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये क्या, एक समकोण त्रिभुज है। यदि ये समकोण त्रिभुज है तो ये वाली भुजा हमारी क्या होगी, कर्ण, और ये वाला कोण हमने कितना मान लिया, थीटा। तो ये हमारा हो गया कर्ण, ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार, और यह वाली भुजा, खड़ी वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, लंब हो जाएगी। तो मुझे किसका मान निकालना है, ए क्यू का मान निकालना है। क्यों निकालना है, क्योंकि जो मैं फार्मूला लगाऊंगा ई नॉट, यानी कि इस ई प्लस का मान, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, 1/4πε0, आवेश का मान है क्यू, और दूरी कितनी आ गई, ए से लेके क्यू तक की दूरी, तो जिसे मैं लिखता हूं ए क्यू का स्क्वायर। तो इस ए क्यू का मान मुझे यहां से निकालना है, इस ट्रायंगल से। तो लिख रहा हूं त्रिभुज ए ओ क्यू से, ए ओ क्यू से। तो ए ओ क्यू क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो हम लिखेंगे ए क्यू का वर्ग, ए क्यू का स्क्वायर बराबर होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर। क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग आ गया। तो ए क्यू स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, बराबर ए क्यू का, ए ओ का स्क्वायर कितना है, ए से लेके ओ तक की दूरी कितनी है, हमने बताया था ए स्क्वायर है। और इसी प्रकार क्यू से लेके ओ तक की दूरी कितनी है, हमने कहा आर है, तो क्या हो गया आर स्क्वायर। इसी का स्क्वायर हमें निकालना है ए क्यू स्क्वायर। तो वहां से वैल्यू रख लेते हैं, मान लेते हैं ये वाली समीकरण है समीकरण 1। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो प्यारे बच्चे मुझे लग रहा है कठिन नहीं लग रहा होगा, आपको आसान लग रहा होगा। थोड़ा फोकस होकर ध्यान दीजिएगा डायग्राम्स को, उनकी दिशाओं को, सब चीजों को, तो आगे के लिए बहुत आसानी होगी आपको। तो मान रखें तो क्या आ जाएगा, हमने कहा ई प्लस बराबर 1/4πε0 और साथ में आ गया क्यू बटे ए क्यू स्क्वायर। ए क्यू स्क्वायर का मान है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या उल्टा मैं लिख लूं, क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा लिख लिया। ये मैंने कौन सी मान ली, मान लेते हैं यह है समीकरण 2, समीकरण 2। ठीक इसी प्रकार से ये माइनस क्यू आवेश भी इस क्यू पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो माइनस क्यू आवेश इस क्यू पर जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो अब फिर से उसी परीक्षण आवेश का कॉन्सेप्ट लीजिए। यदि आप मेरी इस सीरीज को सीक्वेंस से देख रहे हैं प्यारे बच्चों, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, आप बीच में छोड़ छोड़ करके देखेंगे तब आप जरूर सोचेंगे कि आखिर ये परीक्षण आवेश क्या चीज है। तो मुझे उम्मीद है आप लगातार देख रहे होंगे, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। परीक्षण आवेश मतलब एक छोटा सा धनात्मक आवेश, उसकी कल्पना करनी है कि वो प्लस इस क्यू स्थान पर स्थित है।
तो ये माइनस क्यू आवेश उस धनात्मक परीक्षण आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यानी कि लगने वाले बल की दिशा इधर की ओर आएगी, आकर्षण बल लगेगा नीचे की तरफ, यानी कि क्यू से कहां जाएगा, क्यू से बी की तरफ, इधर की ओर आएगा। तो वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा। तो अब इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम जो लेते हैं कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले Q से B को मिला लेते हैं, या B से मिलाते हुए चलते हैं। ये इस प्रकार से ये हमने मिला दिया ऐसे। अब इसमें दिशा क्या होगी आप समझ सकते हैं, क्योंकि आकर्षण बल है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से होगी। ऐसा कर देते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने कहा इधर की ओर होगी। तो इस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, इसका मान हम लिख सकते हैं, ये होगा E, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण है तो यहां पर माइनस लगा दिया। जैसे ये प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ऊपर था, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में। तो इस क्यू बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र होंगे। इस वैद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा ये ज्ञात करते हैं। दिशा तो आपको दिख ही रही है, दिशा आप लिख सकते हो क्यू से लेके बी की तरफ। तो सबसे पहले लिखते हैं, तो लिखेंगे E माइनस बराबर, फार्मूला तो वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया Q बटे। अब देखिए Q से लेके B तक की दूरी का वर्ग, तो लिखेंगे BQ का वर्ग। अब फिर से यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि यह Q बिंदु क्योंकि A तथा B के मध्य बिंदु से गुजरती हुई लंबवत रेखा पर स्थित है, तो जितनी दूरी A से लेकर Q की होगी उतनी ही दूरी B से लेकर Q तक की होगी। आप चाहे तो ज्ञात भी कर सकते हैं। कैसे, हमने कहा ये कोण थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। अब ये भुजा भी क्या थी, R, ये आधार हो गया। ये लंब भी क्या है, R, तो बिल्कुल पहले वाली कंडीशन होगी। तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये तो लंब हो गया। तो आप इस वाली भुजा का मान भी निकालेंगे तो ये इतना ही आएगा। तो लिख सकते हैं, यहां पर लिख सकता हूं मैं त्रिभुज किसके लिए, BOQ से, BOQ से। इसमें भी ऐसे ही चलेगा आपका, ये हो गया BQ का स्क्वायर, BQ का स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण हो गया B से लेके Q, ये भुजा क्या है, कर्ण, इस कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ये हमारा क्या हो गया, आधार, और ये क्या है, लंब, इसके स्क्वायर। तो आधार क्या आ गया या लंब क्या आ गया, लंब हमारा हो गया OQ का स्क्वायर प्लस नीचे आ गया OB का स्क्वायर, OB का स्क्वायर। तो BQ स्क्वायर बराबर OQ स्क्वायर किसके बराबर है, इसकी मान है R स्क्वायर प्लस OB कितना है, ये हमारा A के बराबर, तो आ गया A स्क्वायर। तो BQ स्क्वायर का मान लेते हैं, ये हमारी समीकरण 2 थी, ये होगी समीकरण 3, ये वाली होगी समीकरण 3। तो लिखते हैं समीकरण 3 से BQ का मान रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो बिल्कुल इसके तरह आएगा और वो हो जाएगा E, ये माइनस का था, E माइनस, यानी कि माइनस के आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र Q पर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में आ जाएगा Q बटे, और BQ का मान R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर के बराबर होगा। ये वाली समीकरण को मान लेते हैं समीकरण 4। तो इतना डेरिवेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं आनी चाहिए। अब डेरिवेशन में आगे का जो हिस्सा है वो ठीक वैसे ही है जैसे हमने आपको न्यूमेरिकल्स में समझाया था। यदि वो पोर्शन आपको समझ में आता है तो आपको यह पोर्शन भी समझ में आएगा। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यह इस यूनिट का, पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। यह न केवल हम कह सकते हैं पूरा डेरिवेशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बल्कि इसके बेस्ड में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो डेरिवेशन क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल भी आपके क्लियर होगा। तो अब क्या करना है, यहां से हमें एक बात पता चली कि E प्लस और E माइनस इन दोनों का परिमाण आपस में बराबर है। तो लिखते हैं समीकरण, कौन सी, समीकरण 2 और समीकरण 4। समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि E प्लस तथा E माइनस के परिमाण बराबर हैं। और यदि ये परिमाण बराबर हैं तो मैं लिख सकता हूं
ई प्लस का परिमाण बराबर होगा ई माइनस के परिमाण के। इसको मैं ई से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और इसका मान क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बराबर होगा। बिल्कुल यही चीज है, ई प्लस का मान भी इतना आया, ई माइनस का मान भी इतना आया और इन दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए तो ई का मान इतना हो गया। ये हमने मानी समीकरण नंबर कौन सी हो गई 5। अब यहां तक यदि समझ में बात आ गई तो इसके आगे काफी आसान है। तो इससे पहले हम आगे शुरू करें, आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट और साथ में मुझे ये बताइए चैट सेक्शन में कि क्या कहीं पर कोई आपके पिन पॉइंट प्रॉब्लम है। ये मत लिखना प्लीज प्लीज प्यारे बच्चों की सर दोबारा से रिपीट कर दीजिए, वो काम पॉसिबल नहीं होता। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए 1 2 3 4 इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे हम इस क्यू पर क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्यू पर, क्योंकि दो वैद्युत क्षेत्र हैं, एक है ई माइनस जो कि यहां पर स्थित है, एक है ई प्लस, दोनों सदिश हैं, ये भी सदिश है और ये वाला भी सदिश है। अब दो सदिशों को जोड़ना है एक ही बिंदु पर, तो कैसे जोड़ेंगे। तो हम इसी वाले डायग्राम को पहले यहां पर थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, फिर आपको अलग से इसमें समझाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इस क्यू बिंदु पर ए बी के समांतर एक रेखा खींच रहा हूं। ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इस ए बी के समांतर रेखा क्यू पर खींच रहा हूं। तो खींचते हैं, ये हमने ले ली ये, तो यहां पर एक रेखा खींचे, ये बिल्कुल ऐसी रेखा खींच दी हमने, ये रेखा खींच दी। किसके समांतर है, ये ए बी के समांतर ये रेखा खींच दी। अब हमें सबसे पहले ई प्लस के घटक करते हैं। तो ई प्लस के घटक करने से ये हमने ए बी के समांतर रेखा खींची और साथ ही हमने ये वाली जो हमारी रेखा थी रेड वाली रेखा, इसको थोड़ा और ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। तो ये काम भी कर लेते हैं, ये हमारी थी रेड वाली रेखा, इसको थोड़ा और ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं, ये हमने बढ़ा दी और कुछ खास काम नहीं किया। इसके समांतर ये वाली रेखा, ये रेड रेखा ऊपर की ओर। अब क्या करना है, सबसे पहले ई प्लस के घटक करेंगे। घटक क्यों करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कुछ कोण है। यदि हम इनका परिणामी निकालना चाह रहे हैं तो इसके भी घटक कीजिए। कौन कौन से घटक, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, और साथ में आप इस वाले के भी घटक कीजिए, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो करते हैं, सबसे पहले ई प्लस के घटक करें। तो ई प्लस के घटक करें यहां से, तो यहां पर हम क्या करते हैं, घटक करते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ये कलर ले लेते हैं, चलिए। तो सबसे पहले ई प्लस से यहां पर डाला, एक लंब डाल दिया ऐसे, और यहां से इस पर भी एक लंब डाल दिया ऐसे। ये आप जानते हैं, यदि मैं घटक बना रहा हूं तो आपको पता होना चाहिए ये वाला कोण कितना है, ये कोण कितना है। यदि ये कोण थीटा है तो यह कोण भी थीटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि यदि दो समांतर रेखाएं हैं, ये दो समांतर रेखाएं, उन्हें एक ही तिर्यक रेखा काटती है, तो ये वाले कोण हमारे एकांतर कोण होते हैं इस तरीके से। तो यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो गणित की इस प्रॉपर्टी से ये वाला थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब ये वाला जो कोण होगा, देखिए ये जो नीचे वाला कोण होगा, यहां से लेते हैं, जो नीचे वाला कोण होगा, ये वाला कोण, यह वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, क्योंकि यह वाला कोण क्या है, थीटा है। अब आप कहोगे सर ये वाला ऐसे क्यों हो रहा है, तो फिर से गणित की प्रॉपर्टी लेते हैं। हमने दो समांतर रेखाएं बनाई और इस रेखा को यदि इस तरीके से काट दिया जाए, या आप कह रहे होंगे सर ये वाली रेखा तो ऐसे में, आप ऐसे काट रहे हो, तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। मैंने ऐसे में ही एक रेखा से काट दिया ऐसे, तो जो ये वाला कोण होता है थीटा, तो यह वाला कोण भी क्या होता है, थीटा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह वाला थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब हम इसके घटक कर रहे थे, तो सबसे पहले ई प्लस का थीटा के साथ जो घटक बनेगा, इस वाली भुजा के साथ, इस भुजा के साथ, इस घटक को हम कहते हैं क्षैतिज घटक। और क्षैतिज घटक क्या होता है, ई प्लस और साथ में आएगा कॉस थीटा। और ठीक इसी का वाई अक्ष में या ऊर्ध्वाधर अक्ष में जो घटक बनता है, उस घटक को हम कहते हैं ई प्लस
और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्वाधर घटक है तो ये होगा साइन थीटा। तो ये क्षैतिज घटक हो गया, ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, पहली बात। दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, ये जो दूसरा हमारे पास था ये वाला घटक, ये ई माइनस, इस ई माइनस के भी मैं घटक कर रहा हूं। तो थोड़ा सा एक चीज देख ले, हाँ ठीक है, इसके भी घटक कर रहा हूं। तो यहां से यहां पर एक लंब खींचा इस तरीके से, और यहां से यहां पर एक लंब खींच दिया। तो यह जो घटक होगा, ये वाला घटक, इस घटक को हम नाम देते हैं ई, ये माइनस वाला है ई माइनस, और साथ में आ जाएगा कॉस थीटा। और दूसरा घटक यहां पर बनेगा, देखिए नीचे की तरफ ऐसे, और इस घटक का नाम क्या होगा, ई माइनस साइन थीटा। ये हो गया। तो अब इसी चीज को आपको अलग से बना के दिखा रहा हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। तो यहां पर हमने कहा कैसे कैसे कोण थे, आपको ध्यान हो तो यह हमारा एक बिंदु था। इस बिंदु पर एक घटक ऐसे जा रहा था, एक घटक इस प्रकार से जा रहा था। हमने यहां पर क्या खींची, एक रेखा खींच दी थी, एक समांतर रेखा खींच दी थी। हमने कहा ये वाला कोण भी थीटा होगा और यह वाला कोण भी क्या होगा, थीटा। हमने यहां पर एक लंबवत रेखा खींच दी थी इस प्रकार से, तो हमने इसके घटक किए। ये हमारे पास कौन सा था, ई माइनस, और यह वाला हमारा कौन सा था, ई प्लस। तो इसके इस अक्ष पर इस प्रकार से हमने लंब खींचा, इस अक्ष पर भी इस बिंदु से लंब खींचा। ये वाला जो घटक होता है, हमने कहा था ये क्षैतिज घटक है, और इसका मान है ई प्लस, सॉरी इस ई प्लस साइन आ गया, ये आना चाहिए ई प्लस कॉस थीटा। और यहां पर जो घटक आएगा, ये ऊर्ध्वाधर घटक होगा, ये होगा ई प्लस साइन थीटा। ठीक इसी प्रकार से इसके घटक कर लेते हैं। तो इसके घटक यहां से लंब डाला यहां पर, यहां से लंब डाला यहां पर, तो यह वाला जो घटक हुआ, इस घटक को नाम देंगे, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर घटक है, तो ये हो जाएगा ई माइनस साइन थीटा। अब चूंकि ये वाला घटक जो है ये कोण के साथ मिला हुआ है, देखिए जो भी कोण के साथ घटक होता है वो हमेशा क्षैतिज घटक होता है, कॉस थीटा वाला होता है। तो ये हमारा हो जाएगा ई माइनस कॉस थीटा। तो अब इस पे ध्यान दीजिए, ये जो साइन थीटा तो दोनों में है, ये ऊपर ई प्लस है, ये ई माइनस है, दिशाएं इनकी विपरीत है, और ई प्लस और ई माइनस परिमाण में एक दूसरे के बराबर हैं। अभी हमने आपको ये बात समझाई। यहां पर देखिए ई प्लस ई माइनस के बराबर है, इसको मैंने ई मान लिया, और ये 1/4πε0 Q/r² प्लस a² के बराबर है। तो इस प्रॉपर्टी को हम समझें तो क्या आ जाएगा, इस हिसाब से देखें तो यह बराबर हमारा हो जाएगा ई साइन थीटा, और यह बराबर क्या होगा, ई साइन थीटा। इन दोनों के परिमाण बराबर हैं, दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए यह एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो इस बिंदु पर, जिस बिंदु को मैंने क्या कहा था, इसका नाम था Q, इस पॉइंट का, इस पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस दिशा में होगा। तो उसी को हम ज्ञात करते हैं। तो लिखते हैं क्योंकि Q पर स्थित E, कौन सा ऊपर वाला था, E प्लस साइन थीटा तथा E माइनस साइन थीटा परिमाण में बराबर तथा विपरीत हैं, अतः यह एक दूसरे को संतुलित भी कह सकते हैं, निरस्त भी कह सकते हैं, एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। इसका अर्थ है इन दोनों घटकों के कारण, इस वाले घटक और इस वाले घटक के कारण Q पर कोई भी परिणामी उत्पन्न नहीं होगा। तो अब परिणामी कौन सा आएगा, E प्लस कॉस थीटा और E माइनस कॉस थीटा। तो लिखते हैं अतः Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, और परिणामी वैद्युत क्षेत्र को लिख सकते हैं ई आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ई आर बराबर ई प्लस कॉस थीटा, और दूसरा आ जाएगा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। और अभी हमने आपको बताया ये समीकरण कौन सी थी, समीकरण 5 से
ई प्लस ई माइनस के बराबर है, इसको मैं ई के बराबर लिख रहा हूं और इसका मान है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस समीकरण का यूज कर रहा हूं तो मैं लिखता हूं समीकरण 5 से मान रखने पर तो मान रखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा ई आर बराबर ई प्लस को भी मैं क्या लिख सकता हूं ई साइन, सॉरी ये आ गया, ये ई प्लस की जगह ई और साथ में आ गया कॉस थीटा, और इसमें भी ई माइनस को मैं सीधे ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और साथ में क्या आ गया कॉस थीटा। तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा क्या आ गया 2e कॉस थीटा, इसके बराबर आ गया। तो अब ई की वैल्यू आपको पता है, क्या है ई की वैल्यू अभी मैंने बताई, ये थी 1/4πε0 और साथ में था q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बराबर है। अब cos थीटा का मान निकालना है, तो cos थीटा का मान कहां से निकालेंगे, पीछे चलते हैं। हमने यहां पर बात करी थी एक ट्रायंगल की QOA की, इसमें नीचे वाली भुजा आधार A थी, लंब R था, और यह वाली भुजा हमारी क्या थी, जो कर्ण थी उसका मान था ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यदि इसका कर्ण का वर्ग करें ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर था। इस ट्रायंगल का यूज करेंगे और cos थीटा का मान निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। तो लिखते हैं, यहीं पर त्रिभुज बना लेते हैं, ऐसे ऐसे, और ये इस तरीके से था, ये बिंदु था Q, ये बिंदु था हमारा A और ये वाला बिंदु था O। यह वाला कोण कितना था थीटा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी A, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी R, और यह वाली डिस्टेंस हमारी कितनी थी, इस भुजा का मान था आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था। हमने कहा था ये क्या है, ये है आधार, ये क्या है, ये है लंब, और ये वाली भुजा क्या थी, ये थी कर्ण। मुझे किसका मान निकालना है, मुझे तो cos थीटा का मान निकालना है ना, इस वाले cos थीटा का मान निकालना है। तो यहां से लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे होता है कर्ण, तो cos थीटा, आधार क्या है हमारा, आधार देखिए ये है a, और कर्ण का मान क्या है, कर्ण है अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इसके बराबर। तो अब ये वैल्यू cos थीटा की, इस cos थीटा, क्योंकि 2 की जगह 2 लिख लिया, ई का हमने मान रख लिया, cos थीटा का मान कितना आया, a बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बराबर आ गया। सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, या हम 2 को आगे की ओर ले जाएं, हम 2 को आगे ले जाएं तो ये आ जाएगा 1/4πε0, ऊपर आ गया 2QA बटे, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की कुछ घात नहीं है, तो घात कितनी है 1, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात कितनी थी 1, और यहां आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर का अर्थ होता है घात 1/2, तो साथ में ये 1/2 इसमें जुड़ जाएगी, तो प्लस क्या आ गया 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4πε0 2QA, तो आपको पता होना चाहिए, ये तो ER निकाल रहे हैं, लिखते हैं चूंकि P बराबर होता है 2QA के, जहां P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो क्या लिखेंगे ER बराबर 1/4πε0 और साथ में क्या आ जाएगा P बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की घात हो गई 3/2, 1 प्लस 1/2 घात यानी कि 3/2, और यही हमारा क्या हो जाता है, इसका फार्मूला हो जाता है, यही हमारा क्या है, इसका सूत्र है। अब यहां पर जैसे हमने पहले लिया था, एक स्पेशल केस ले सकते हैं, एक विशेष स्थिति ले सकते हैं। तो विशेष स्थिति क्या ले रहे हैं, हम कहते हैं यदि जो R है उसका मान काफी ज्यादा हो A की तुलना में, R क्या था, O से लेकर के Q तक की दूरी, कौन सी, ये डायग्राम में देखिए, ये O से लेके Q तक की दूरी कितनी थी, ये हमारी थी R, ये वाली दूरी R, ये काफी ज्यादा है किसकी तुलना में, O से लेके A तक की दूरी की तुलना में, ऐसा हम मान रहे हैं। यदि ऐसा मानेंगे, यदि R का मान बहुत बड़ा होगा A से, तो R स्क्वायर बहुत अधिक बड़ा हो जाएगा A स्क्वायर से, तब R स्क्वायर के सापेक्ष A स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, तो उपेक्षा कर दें यानी कि छोड़ दें, तो क्या आ जाएगा ER इज इक्वल टू 1/4πε0
1/4πε0, ऊपर p का p आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, देखिए a स्क्वायर छोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, आर की घात कितनी है 2, मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट को भी अंदर लाएंगे घात में तो 3/2 आ जाएगी। तो देखिए a स्क्वायर को छोड़ दिया, आर स्क्वायर लिख दिया और घात में 3/2 की गुणा करनी है, तो घात में क्या करी मैंने 3/2 की गुणा, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कट गया। जब ये कटेगा तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ई आर इज इक्वल टू 1/4πε0 और साथ में हमारा क्या आ जाएगा P/R⁵। और यही हमारा क्या हो जाएगा, विशेष स्थिति में जो हमारा विषुवतीय तल पर है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों एक सिस्टमेटिक वे है इसको करने का। अब बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं सर डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हमेशा डायग्राम से देखेंगे। पीछे चलते हैं, देखिए यहां पर E प्लस कॉस थीटा भी इधर की ओर है, E माइनस कॉस थीटा भी इधर है, तो परिणामी क्या होगा, इस दिशा में होगा, बिल्कुल इस दिशा में होगा। अब देखिए ये दिशा कौन सी है, प्लस से माइनस की तरफ, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। मैंने आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया था, हमने कहा था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र E की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ है यानी कि P की अपोजिट है। तो इस बात को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर यदि सदिश रूप में आपको रिप्रेजेंट करना हो तो यहां पर लिख लेते हैं। देखिए सदिश रूप में यदि मैं रिप्रेजेंट करूं ऐसे, इसको बना लेते हैं, अब हमारा काम चल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये ऐसे कर लिया, इसको सदिश रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा ई आर सदिश बराबर 1/4πε0, यह है P/R⁵। अब P क्या है, एक सदिश राशि है, E क्या है, यह भी सदिश राशि है, लेकिन E और P की डायरेक्शन हमने देखा अपोजिट है, तो इससे आगे क्या आ जाएगा, माइनस का निशान लगा देना यहां पर, चाहे P के साथ चाहे इसके साथ। तो यह क्या है, इसका सदिश रूप है, ये वाला हमारा कौन सा आ गया, सदिश रूप, ये अदिश रूप, ये सदिश रूप। अक्षीय स्थिति पर भी ऐसा कर सकते थे, आप अक्षीय स्थिति पर चले, हमने कल इस बात का डेरिवेशन करा था। तो अक्षीय स्थिति पर आपने देखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में थी, तो ये कहां से था, माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन थी, यानी कि ये डायरेक्शन P की डायरेक्शन थी, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है। और ये वाला E भी क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में है, तो यदि इस बात को समझें तो हम जो हमारा रिजल्ट निकल के आया था लास्ट में, ये वाला रिजल्ट, इसको हमने ऐसे करा था, इसको भी सदिश रूप में लिखते तो क्या लिख लेते, E बराबर 1/4πε0 और ये आ जाएगा 2P अपॉन क्या आ जाएगा R⁵। ये क्या आ जाएगी, इसकी सदिश की दिशा आ जाएगी। तो यहां पर हमारे को क्या पता चला, एक चीज थोड़ा सा देख लें, यहां याद करने वाली बात कुछ नहीं है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती, प्लस से माइनस की तरफ होती, इधर से इधर की ओर होती, और जबकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की डायरेक्शन क्या होती, इधर से इधर की ओर होती, तो ये एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो यहां पर माइनस का निशान लगाएंगे, यहां पर क्या लगाएंगे, माइनस का निशान लगा देंगे, यहां माइनस का निशान लगाना है यहां पर। और दूसरे वाले में देखें, इस वाले में क्या स्थिति थी, इसमें हम देखें बेटा प्यारे बच्चों, जो डायरेक्शन जो हमारी होती है ना, वो देख कर ही समझ में आएगी आपको। तो डायरेक्शन क्या है, इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की तरफ है और यह भी धन से ऋण की तरफ जा रहा है। इसका अर्थ है कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और इसमें देखें तो इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। 1 2 3, ये प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा आप चेंज कर देना, इसको प्लस ही कर देना, क्योंकि ये P की डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, तो ये ऐसे ही आएगी, प्लस में आएगी। तो प्यारे बच्चों ये हमारा टॉपिक हो गया।
और टाइम लगभग इसमें लग गया हमारा 40 मिनट का टाइम लग गया। तो पहले तो हम ये देख लें कि क्या इसमें कहीं आपके डाउट हैं। यदि डायरेक्शन से रिलेटेड भी डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं चैट सेक्शन में, उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे 1 2 3 4। आपको यहां पर बता दूं कि यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारा ऐप है एडुविल, उस पर जाइए और उस पर जाकर के आप जो फ्री हमारे पास जो वहां पर हम कह सकते हैं स्टोर में बहुत सी फाइलें पीडीएफ की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। खासकर हमने गुलाम लॉ तक की पीडीएफ अपलोड कर दी थी, एक और पीडीएफ वहां अपलोड कर चुके हैं, तो आपको वहां 2 पीडीएफ मिल जाएगी। अभी तक हमने जितना आपको पढ़ा है तो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ साथ साथ लेते रहिए जैसे जैसे टॉपिक पूरे हो रहे। अगला टॉपिक है द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता। द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता क्या है? हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ तो लिया, फार्मूला समझ गया, डायरेक्शन समझ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लिया, लेकिन क्या वास्तविक जीवन में इसका उपयोग है? तो हम कहेंगे बिल्कुल है। यदि केमिस्ट्री की बात करी जाए, क्योंकि बिना केमिस्ट्री के आपका ये जीवन चल भी नहीं सकता, जैसे फिजिक्स के बिना नहीं चल सकता वैसे केमिस्ट्री के बिना भी नहीं चल सकता। केमिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जो हमारे अणु होते हैं वो अणु बहुत से ध्रुवीय और बहुत से अध्रुवीय होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ध्रुवीय, यौगिक तथा अध्रुवीय यौगिक। अध्रुवीय यौगिक जब हमने क्लास 11th और 12th की केमिस्ट्री करा रहे थे उसमें ये टॉपिक कुछ क्लियर कराए थे। ध्रुवीय यौगिक कौन कौन से होते हैं? जैसे HCl है, NH3 है, H2O है, ये है। और अध्रुवीय यौगिक कौन से हैं? जैसे O2 है, N2 है, H2 है, ये हमारे क्या है? अध्रुवीय। ध्रुवी का अर्थ है जिसमें धन आवेश का केंद्र एक तरफ और ऋण आवेश का केंद्र एक तरफ चले जाए। आप ध्यान रखना, जब कोई परमाणु सामान्य अवस्था में होता है, जब कोई परमाणु सामान्य अवस्था में होता है तो उसके धन आवेश का केंद्र और ऋण आवेश का केंद्र एक ही बिंदु पर होते हैं। इसलिए उस परमाणु पे उपस्थित सभी आवेशों का जो परिणामी प्रभाव होता है वह शून्य होता है। इसलिए हम कहते हैं परमाणु उदासीन है। इस बात को लिख लेते हैं, आपके काम आएगी। तो हमने कहा पहली बात, कोई भी परमाणु सामान्य अवस्था में उदासीन होता है क्योंकि उसके धनावेश आवेश तथा ऋण आवेश या आवेशों के केंद्र समपाती होते हैं। समपाती मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। समपाती होते हैं तो उसका जो परिणामी प्रभाव होता है परमाणु का वो क्या हो जाता है? हम कह सकते हैं निरस्त हो जाता है धन आवेशों से। और ऋण आवेश एक दूसरे के विपरीत हुए, उनके वैद्युत क्षेत्र भी विपरीत होंगे। धन आवेश जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है, इसलिए उनके प्रभाव क्या हो जाते हैं? निरस्त हो जाते हैं। लेकिन यदि कुछ ऐसा हो कि धनावेश का केंद्र एक तरफ चले जाए, ऋण आवेश का केंद्र एक तरफ चले जाए, और ऐसा कब होता है कि यदि हम किसी परमाणु को एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो दूसरी स्थिति क्या है? यदि परमाणु को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए? यदि शक्तिशाली है वैद्युत क्षेत्र में रख दें तथा वैद्युत क्षेत्र शक्तिशाली हो तो धनावेश तथा ऋणावेशों के केंद्र अलग अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, अर्थात वह
ध्रुवीय हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। यह इसका एग्जांपल आपको कहां मिलेगा? इसी क्लास 12th में लास्ट चैप्टर है हमारा, जिसमें कि हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ते हैं। तो वहां जंक्शन डायोड की प्रॉपर्टी है कि जब उसको उत्क्रमित किया जाता है, रिवर्स बाइस किया जाता है और वोल्टेज बढ़ाई जाती है, तो वहां एवलांश भंजक की स्थिति आती है। वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड होती है। तो अब इसमें चलते हैं, जो मैंने आपको ये बातें बताई, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लेते हैं HCl का एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखिए H क्या है, ये H है, ये Cl है। दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को बीच में डाल देता है, ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन को बीच में डाल देते हैं। तो ये जो है, ये है इलेक्ट्रॉन, सांझे के इलेक्ट्रॉन, सांझे के इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो क्लोरीन है उसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है हाइड्रोजन की तुलना में। अब इसका क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव होता है, ये जो जोड़ा होता है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ खिसक जाता है, क्लोरीन की तरफ चले जाएगा। तो ये कैसे बन जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, ये H, ये हमने कहा बिल्कुल मध्य बिंदु था, यहां पर क्लोरीन था। अब ये जोड़ा खिसक करके इधर की ओर चले गया। तो इससे इस हाइड्रोजन में थोड़ा सा क्या हो जाता है, धनावेश आ जाता है, एक सूक्ष्म धनावेश, जिसको हम प्लस डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये केमिस्ट्री में भी मैं आपको बता चुका हूं, आप देखिएगा, वहां पढ़िएगा। और इस क्लोरीन पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके समीप चले गया, तो इसमें थोड़ा सा ऋण आवेश आ जाता है। तो अब देखिए यह क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव की भांति क्या कर रहे हैं, काम करते हैं। और जब इनको किसी एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखें, तो यह क्या कर देते हैं, रोटेट करना शुरू कर देते हैं, अपनी अक्ष के परितः घूमना शुरू कर देते हैं। तो यह हमारे व्यवहारिक जीवन में क्या है, द्विध्रुवों की भौतिक सार्थकता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि यहां तक कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे? 1 2 3 4